हाय एवरीवन, वेलकम बैक। कंपाउंड इंटरेस्ट की क्लास है आज हमारी। पिछला हमने सिंपल इंटरेस्ट देख लिया था और हमने ऑलमोस्ट सब कुछ कर लिया। सिंपल इंटरेस्ट में सिर्फ हमारी प्रैक्टिस रह गई है, वो अपनी करते रहना। मैं थंबनेल में तुम्हें दिख गया होगा, शायद तुम उसी वजह से बहुत सारे लोग आए होंगे कि विदाउट एनी फॉर्मूलाज। हाँ, हम कंपाउंड इंटरेस्ट विदाउट एनी फॉर्मूलाज ही करेंगे। देखो, फॉर्मूला याद करना इज गुड, ठीक है, क्योंकि अगर वो याद हो गया और उसके बाद वो समझ में आ गया तो हमारे ब्रेन के बहुत अच्छे कनेक्शन जोड़ रहा है। बट अगर तुम्हें नहीं भी याद हो रहा है तो पहले हम सिर्फ समझ लेते हैं, बाद में फॉर्मूला तुम खुद से ड्राइव कर लेना, खुद से बना लेना, तुम्हारे दिमाग में हमेशा रह जाएंगे वो फॉर्मूलाज। ठीक है ना? अब जब प्रॉमिस कर ही है कि बिना फॉर्मूले के कराऊंगा तो बिना फॉर्मूले के ही कराऊंगा सारे क्वेश्चंस। बाकी थोड़ा बहुत जो एंड में कुछ बचेगा ना, तब तक तुम खुद ही बता दोगे क्या होना है, कौन सा फॉर्मूला लगना है। वो हो सकता है 2 सेशन लगे, या मैं कोशिश यही करूंगा कि एक सेशन में कंप्लीट करा दूं। शुरू करते कंपाउंड इंटरेस्ट से। सिंपल इंटरेस्ट हम पढ़ के आए हैं। सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता था? हर साल जो हमारी ब्याज थी वो हमेशा प्रिंसिपल पे लगती थी। क्या प्रिंसिपल का 10% इस साल देना है, प्रिंसिपल का ही 10% इस साल देना है, और प्रिंसिपल का ही 10% इस साल देना है। हर साल प्रिंसिपल पे ही 10% लग रही थी। बट कंपाउंड इंटरेस्ट में गेम कहाँ चेंज होता है? लालची हो जाता है सामने वाला इंसान। वो बोलता है कि भाई पहले साल तो चल ठीक है, 10% अगर मेरी रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ईयर लिया, जो भी पीरियड टाइम पीरियड है, तो 10% तो वो ले लेगा कि हाँ, एक साल में 10% मुझे दे दो तुम, पी पे, पहले साल। अब दूसरे साल वो नाटक क्या करेगा? दूसरे साल वो बोलेगा कि भाई अब ये पैसा तो मेरा है ही है, अब तुम मुझे जो इंटरेस्ट दो वो पूरे पे दो। तीसरे साल तो पी पे तो तुम्हें देना ही पड़ेगा इंटरेस्ट, अब तुम एक साल का इंटरेस्ट इस पे भी दोगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी आएगा तुम्हारा 10% ऑफ पी तो है ही, और वो जो 10% है नया वाला उस पे भी। सिमिलरली अगले साल जो तुम्हें इंटरेस्ट देगा, क्योंकि अब ये पैसा भी उसका है, ये पैसा भी उसका है, और ये पैसा भी उसका है, तो अगले साल तुम्हें इन तीनों पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ठीक है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट का तुम्हें गेम समझ में आ रहा है कि हो क्या रहा है? जितना भी पैसा उसका होता जा रहा है ब्याज समेत, वो अगली साल उस पूरे पे ब्याज लगा रहा है। एक छोटे से एग्जांपल से दिमाग में थोड़ी और क्लियरिटी लाते हैं। मान लो कि सिंपल इंटरेस्ट हमारा 100 रुपए है, सॉरी, प्रिंसिपल हमारा 100 रुपए है। प्रिंसिपल क्या होता है? इनिशियल अमाउंट जो हमने दिया है, लिया है, कुछ भी हो सकता है। अब इस पर अगर 10% ब्याज लग रही है, ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारी 10% पर एनम है। ठीक, अब 3 साल के लिए है, 3 इयर्स। तो पहले साल ब्याज कितनी होगी? 10% 100 रुपए की, 10 हो जाएगी। दूसरे साल ब्याज कितनी होगी? 10% 100 रुपए की, 10 हो जाएगी। तीसरे साल ब्याज कितनी होगी? 10% 100 रुपए की, 10 हो जाएगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमें टोटल एंड में कितना अमाउंट देना पड़ेगा? टोटल प्रिंसिपल कितना है? 100। सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया? 30। टोटल अमाउंट कितना देना पड़ा हमें? हमें देना पड़ा अपना 130 रुपए। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होगा? कंपाउंड इंटरेस्ट में हमारा 100 रुपया था शुरुआत में। रेट ऑफ इंटरेस्ट इसमें भी हमारी 10 ही रखेंगे, 10% पर एनम। पर एनम बोले तो हर साल। अब 10% अगर इस पे ब्याज है हर साल, तो पहली साल इस पे इसकी ब्याज कितनी हो जाएगी? इस पे 10 रुपए हो जाएगी। पहली साल तो सेम ही रहेगी क्योंकि 100 रुपए पे लग रही है। अब दूसरी साल मुझे बताओ कितनी ब्याज होगी? इसका तो 10% वो लेगा ही लेगा, इसका भी 10% लेगा, तो अगले साल ब्याज कितनी हो जाएगी? 10 + 1, 11 रुपए। ठीक है, अब मुझे बताओ तीसरी साल ब्याज कितनी होगी? इसका 10% लेगा, इसका 10% लेगा, इसका भी 10% लेगा, तो 10 रुपए प्लस इसका 10 रुपया, 1 रुपया, प्लस इसका 10% बोले तो 1.1 रुपया, तो कितना हो जाएगा ये तुम्हारा? 12.1 रुपए। तो यहां से तुम्हें टोटल अमाउंट कितना देना पड़ा? अमाउंट तुम्हें देना पड़ेगा प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट। प्रिंसिपल कितना है तुम्हारा? 100। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है? 10 + 11 + 12.1, तो कितना हो जाएगा ये? 2333.1 बराबर 133.1। ये बात समझ में आ गई? दिमाग में क्लियरिटी आ गई कि हो क्या रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट में, सिंपल इंटरेस्ट में क्या हो रहा है, बिल्कुल हमारे दिमाग में अब क्लियर है। वेरी गुड। अब देखते हैं, अगर मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना हो तो मैं क्या करूंगा? सिंपल इंटरेस्ट में मुझे पता था क्या करते थे। जो भी हमें परसेंटेज दिया है, टाइम पीरियड दिया है, हम 2-3 तरीके से कैसे भी निकाल सकते थे। एक अपना फॉर्मूला था बेसिक, बिना फॉर्मूले के भी निकाल सकते थे। अगर हम ये निकाल लें कि टोटल कितने परसेंट एकत्र हो गई हमारे पास, जैसे 100 रुपए पर 10% पर एनम के हिसाब से
पर एनम के हिसाब से 3 साल के लिए। तो मुझे पता है कि 10% हर साल प्रिंसिपल पे मिल रहा है, तो 3 साल में 30% हो जाएगा। किसका हो जाएगा? प्रिंसिपल का। निकाल लेंगे 30 रुपए डायरेक्ट, तुम्हारा 130 रुपये। ये सिंपल इंटरेस्ट वाली बात है। ठीक है, फॉर्मूला भी हमें पता ही था क्या था, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। सिंपल इंटरेस्ट का ये हमारा फॉर्मूला था। बहुत अच्छी। अब कंपाउंड इंटरेस्ट का गेम क्या है? कंपाउंड इंटरेस्ट है, देखो, कंपाउंड इंटरेस्ट में हम, अगर हम ये करने जाएं कि भैया पहले हम 100 रुपए पे, पहले 100 रुपए पे ब्याज निकालें 1 साल की 10%, अब फिर इन दोनों पे ब्याज निकालें, नहीं। ये तुम निकाल सकते हो अगर तुम्हारे पास बहुत ज्यादा टाइम है। अगर तुम्हारे पास, तुम ईपीएफओ का एग्जाम दे रहे हो जिसमें बहुत टाइम मिलता है तुम्हें मैथ सॉल्व करने के लिए, देन यू कैन इजीली डू दिस, और घर पे बैठे हो कर लो समझने के लिए। बट अदरवाइज हम क्या कर सकते हैं? अब यहाँ पे सोचना, 100 रुपए, 100 रुपए का हर साल 10% हो रहा है, बढ़ रहा है। तो पहली साल में अगर इसमें 1.1 का मल्टीप्लाई करो, 1.1 में मल्टीप्लाई क्यों कर रहा हूँ, सॉरी, मान लो जैसे अगर मैं ये कहूं कि 100 का अगर 10% बढ़ रहा है, तो 100 में 1 तो है ही, प्लस 10%। 100 का एक ही बात है, 1 मतलब कंप्लीट 100 और प्लस 10%। तो ये ऐसे ही होगा, या फिर मैं इसे ऐसे लिख लूं, 100 प्लस 10% ऑफ 100, 10% ऑफ 100। ये है, ठीक है, ऊपर वाले भूल जाओ। पहले साल तक टोटल अमाउंट हमारा ये हो जाएगा, 100 रुपए से शुरुआत करी थी। दूसरे साल जो हमारा पूरा अमाउंट है वो ये हो जाएगा। तो यहां से कितना आ जाएगा? 100 अगर मैं कॉमन ले लूं तो 1 प्लस 10% ऑफ 100 कॉमन ले लिया तो 1 ही बचेगा यहाँ। अगर ये ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, अगर तुम्हें नहीं पता तो 100 और ये 1 प्लस, अब 10% इंटू 1 तो 10% ही रहेगा, 10% क्या लिख सकता हूँ मैं, 10/100। ठीक है, अब 100 इंटू, ये देखना तुम, 1 प्लस 10/100 कितना हो जाएगा, 110/100, और ये हो जाएगा तुम्हारा 100 इंटू 1.1। ये हो रहा है यहाँ पे। तो पहले महीने से, पहले पहले जो प्रिंसिपल था उसमें मैंने मल्टीप्लाई किया 1.1 फैक्टर। 1.1 फैक्टर मुझे समझ में आ रहा है कैसे। तो मुझे जो अब मेरा टोटल अमाउंट, ये मुझे अमाउंट ही मिल गया टोटल, ये मुझे इंटरेस्ट नहीं मिला है। ध्यान से देखो यहाँ पे, ये मैंने 100 प्लस 10% ऑफ 100, ये 1 साल का अमाउंट हो गया। तो अगले साल अब ब्याज इसी पर ही लगेगी, राइट? इस अमाउंट पे तो लग रही थी, हमें पता था अगले महीने। तो टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा, इसका 1.1 कर दूंगा, फिर अगले महीने और कितना हो जाएगा, इसमें भी मल्टीप्लाई 1.1 से कर दूंगा। आई बात समझ में? देखना, मैंने ये वाला जो तुम्हें नीचे एक्सप्लेन किया ना कि वो फैक्टर निकाला, ये 10%, 10% कितना होता है फ्रैक्शन में, 1/10 होता है। डेसिमल में कितना होता है, 0.1 होता है। बस ये मैंने तुम्हें करके करके दिखाया था ताकि तुम्हें ये समझ में आ जाए, जो मैं 1.1 मल्टीप्लाई कर रहा हूँ वो क्यों कर रहा हूँ। ठीक है, मैं इसका मल्टीप्लाई ऐसे भी कर सकता था। 1 साल में मेरा अमाउंट कितना हो जाएगा, 100 इंटू 1 प्लस 10% ऑफ 100, ये हो जाएगा। इसको ही मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, 100 इंटू 1 प्लस 1/10 भी लिख सकता हूँ। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, 100 इंटू 1 प्लस 0.1। तीनों एक ही बात है, ठीक। तो हम इन फैक्टर्स का यूज करेंगे अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। मैं सिर्फ ये बोलना चाह रहा हूँ, ये परसेंटेज वाला हम नहीं करेंगे। अब देखो, 100 रुपए प्रिंसिपल पे हमने सिंपल इंटरेस्ट में हर बार तुम्हारा जो अमाउंट है, या फिर इंटरेस्ट बोलूं, अमाउंट नहीं, इंटरेस्ट जो था वो इस पे लग रहा था प्रिंसिपल पे, सिंपल इंटरेस्ट में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आ रही थी। इसमें किस पे लग रहा है, पहले इस पे लगेगा, फिर इस पे लगेगा, फिर इस पे लगेगा, फिर इस पे लगेगा, ऐसे तो लगेगा। अब अगर मैं ये बोलूं कि 100 का 10% जुड़ा, ठीक है, तो मुझे पता है कि यहाँ पे 10 रुपए आ जाएंगे। बट अगली बार इंटरेस्ट लगना किस पे है, अगली बार इंटरेस्ट तो इस पे लगना है, राइट?
तो मैं या तो ये कहूं कि 110 का 10% निकालूं, या फिर मैं सिंपली कोई और तरीका निकालूं अपना हर बार अमाउंट निकालने का। क्या है हर बार अमाउंट निकालने का? पहला अमाउंट निकालूंगा मैं ऐसे, 100 का मल्टीप्लाई 1.1 से करूंगा तो मुझे ये वैल्यू मिल जाएगी, ये टोटल वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है। अब मुझे पता है अगली बार जो मेरा इंटरेस्ट लगेगा वो इस पूरे पे लगेगा। तो अगर मुझे ये पूरा अमाउंट निकालना है तो मैं क्या करूंगा, फिर से 1.1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। और मुझे पता है अब जो इंटरेस्ट है वो इस पूरे पे लगेगी, तो मुझे यहां तक का अगर पूरा अमाउंट निकालना है तो मैं जो पहले यहां तक मिला है जो कि ये है, इसका मल्टीप्लाई फिर से मैं 1.1 से कर दूंगा। राइट। अब तो क्लियरिटी आ ही गई होगी कि हो क्या रहा है यहाँ पे। हमें पता है कि हर बार जो हमारा इंटरेस्ट है वो हमारा एक साल पहले तक जो अमाउंट है उस पे बन रहा है, या फिर जो हमारा नया अमाउंट है वो अभी तक जो अमाउंट है उस पे इंटरेस्ट लगा के बन रहा है। जैसे नया अमाउंट जो एक साल बाद हो जाएगा वो इस पे 1.1 मल्टीप्लाई करके हो जाएगा। ठीक है। अगला अमाउंट जो होगा वो इस पूरे पे ब्याज लगेगी तो मतलब इसका 1.1 हो जाएगा। अगला अमाउंट जो होगा वो इस पूरे पे ब्याज लगेगी तो मतलब इसका 1.1 हो जाएगा। अब ये बात तुम्हें समझ में आ गई। ठीक। अब मुझे बताओ पहली प्रॉब्लम। सो अगर मैं बोलूं हमारा प्रिंसिपल 500 है, ठीक है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट है हमारा 20% पर एनम। ठीक। तो अब मुझे बताओ तुम्हारा अमाउंट जो है, अमाउंट कितना हो जाएगा फाइनल अमाउंट? इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे? देखो, उसमें हम पहले हमें जो सिंपल इंटरेस्ट में जो फॉर्मूला मिला था वो सिंपल इंटरेस्ट का ही मिला था। वहां पे हम पहले सिंपल इंटरेस्ट निकालते थे, फिर अमाउंट निकालने के लिए क्या करते थे, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। यहाँ पे थोड़ा गेम ऐसा है कि पहले हम अमाउंट निकाल लेंगे, क्योंकि इसमें जो है इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला थोड़ा उल्टा पड़ेगा। उसमें इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला सीधा सीधा था, यहाँ सिंपल इंटरेस्ट में इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला सीधा था, इसका थोड़ा तिरछा पड़ रहा था। यहाँ पे अमाउंट निकालने का फॉर्मूला सीधा है, इंटरेस्ट निकालने का थोड़ा तिरछा पड़ेगा अगर हम डायरेक्ट निकालने जाएंगे। तो इसलिए हम इंटरेस्ट को क्या करेंगे, हमें ये तो पता ही है अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होता है या कंपाउंड इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट निकालने के लिए हम अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस कर देंगे। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में हमेशा पहले अमाउंट निकलेगा क्योंकि वो इजी निकालना होता है, उसका फॉर्मूला होता है। और यहाँ सिंपल इंटरेस्ट में क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट इजी होता है निकालना, इसलिए हम पहले वो निकालते हैं और उसका फॉर्मूला होता है। ठीक है। अब मुझे ये प्रॉब्लम तुम बताओ जल्दी क्या होगा यहाँ। ठीक है। आई हैव गिवन यू इनफ टाइम। थोड़ा बहुत तो मतलब अगर ये नहीं पूरा नहीं सॉल्व हुआ होगा, वैल्यू नहीं मिली होगी, तो तुम्हें ये तो पता चली गया होगा कि कर क्या रहे हैं। अब 500 तो प्रिंसिपल है, और सॉरी सॉरी मैंने टाइम पीरियड नहीं बताया ना, टाइम पीरियड 2 साल वैसे बोल दिया था मैंने, 2 इयर्स। अगर नहीं बोला हो तो बता रहा हूँ, 2 इयर्स के लिए है। ठीक है। तो पहली साल में अमाउंट कितना हो जाएगा, 500 इंटू 1.2। अगली साल में अमाउंट कितना हो जाएगा, इस पूरे का मल्टीप्लाई कर दो 1.2 से। 20% है, 20% मतलब किस फैक्टर से मल्टीप्लाई हो रहा है, 500। 500 एक्चुअल में क्या हो रहा है, 500 तो है ही हमारा प्रिंसिपल, उसमें कितना इंटरेस्ट जुड़ रहा है 500 का 20% बोले तो 1/5। 20% 1/5 में होता है, और मैं यहाँ से 500 कॉमन ले लूं तो मेरे पास अंदर क्या बचेगा, 1 + 1/5। और ये हो जाएगा बराबर 500। 1 + 1/5 कितना होता है, 6/5। और 6/5 लिखूं या ऐसे में 1.2 लिखूं, एक ही बात है, कैसे भी कर सकता हूँ। अगर तुम्हें ये नहीं 1.2 नहीं लिखने, तुम फ्रैक्शन से भी सॉल्व कर सकते हो। 500 इंटू 6/5 इंटू 6/5, ईदर वे तुम्हारे लिए इजी पड़ेगा। ठीक। अब यहां से तुम काटोगे 25 से, तो 25 से तुम्हारा ये 100 और 20, ये बचेगा 6 × 36, 36 दूनी 72, 72 का 720। तो ये हो गया हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट। हमने अमाउंट निकाल लिया, ये अमाउंट निकला, तो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे है, कितना होगा? कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा होगा 720 में से जब हम 500 घटा देंगे, विच इज 220। कोई फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। अब मुझे बताओ,
प्रिंसिपल अगर 800 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर 25% है फॉर 3 इयर्स, तो मुझे अमाउंट बताओ कितना होगा, अमाउंट भी बताओ और कंपाउंड इंटरेस्ट भी बताओ कितना होगा। सुन लेना, अगर फ्रैक्शन फ्रैक्शन लग रहा है फ्रैक्शन से लंबी कैलकुलेशन होगी तो उसकी जगह, सॉरी सॉरी, अगर फ्रैक्शन से लग रहा है कि लंबी कैलकुलेशन होगी तो उसकी जगह डेसिमल यूज कर लेना। नहीं नहीं नहीं, उल्टा बोल गया। अगर डेसिमल से छोटी कैलकुलेशन हो रही है तो डेसिमल रखो, अगर डेसिमल से लंबी कैलकुलेशन हो रही है तो अपना फ्रैक्शन यूज कर लो, ठीक है, फैक्टर के फॉर्म में। पहले ये देखो ये अमाउंट किस फैक्टर से बढ़ रहा है हर साल। तुम देखोगे कि हर साल 25% से बढ़ रहा है, मतलब 1 + 25%, 1 + 1/4, तो ये तुम्हारा हो जाएगा 5/4 के बराबर। 5/4 लिखो, वैसे यहां से तो तुम डायरेक्टली क्लियर हो जाएगा कि 1.25 बन रहा है एक तो डेसिमल में, और एक बन रहा है 5/4। अब ना रियलाइज करो कि 1.25 तुम 3 बार मल्टीप्लाई करोगे ना 800 में, तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो बेटर क्या है कि हम 5/4 से मल्टीप्लाई करें। तो 800 इंटू 5/4 इंटू 5/4 इंटू 5/4, ठीक है, मतलब वैसे उससे भी कोई ज्यादा बड़ा नहीं है क्योंकि 8 × 1.25 10 होता है। तो तुम्हें इतनी कोई दिक्कत आएगी नहीं, एक 1.25 तो चला ही जाएगा, बाकी बचेगा वो तुम करोगे, कर ही लोगे। 4 से ये कितना हो जाएगा बताओ, 200, और 4 से ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 50, ठीक है, और 2 से ये तुम्हारा 25, तो ये हो जाएगा तुम्हारे 5 की पावर 5/2। 5 कितना होगा, स्क्वायर क्यूब, वो 3125 अपॉन 2, विच इज इक्वल्स टू 1562.5। अब ये अगर फाइनल अमाउंट है तो इंटरेस्ट कितना होगा, इसमें से 800 घटा देंगे, हमारे पास बचेगा 762.5। ये हमारा क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। और फिर और बताओ। अगर प्रिंसिपल हमारा कुछ भी मान लो 6000 है, ठीक है, या फिर आप 9000 कर लो। प्रिंसिपल अपना 9000 है, ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारी है, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारी है 33.3%, 33.33% पर एनम, ठीक है। टाइम पीरियड है अपना 3 इयर्स। तो मुझे बताओ कि अमाउंट कितना होगा और कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, दोनों चीज आपको बतानी है, ठीक। अब थोड़ा बहुत आया होगा, कर लिया होगा। ये रेट ऑफ इंटरेस्ट को अगर मैं फ्रैक्शन में डिनोट करना चाहूँ तो मतलब 1/3,
1/3 है, मतलब जो प्रिंसिपल है वो हमारा 1/3 से बढ़ रहा है। तो कितने फैक्टर से बढ़ रहा है? 1/3 से तो इंक्रीमेंट है, कितने टाइम्स हो रहा है वो अपना? 1 + 1/3 मतलब 4/3 टाइम्स ये हो रहा है। मतलब अगर मैं अपनी हाइट 1/3 से बढ़ा लूं, तो मेरी जो इनिशियल हाइट थी मैं उसका कितने टाइम्स हो गया? 4/3 टाइम्स हो गया। 1/3 से तो मेरी बढ़ी है, वो मैं कितने का गया हूँ? 4/3 का। ठीक है, हम कंपाउंड इंटरेस्ट में अमाउंट के बेसिस पे चलते हैं। ठीक है, तो पहली साल में टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा? 9,000 इंटू 4/3। ठीक, अगली साल में कितना हो जाएगा? दूसरी साल में फिर से 4/3 से मल्टीप्लाई कर दो, और तीसरी साल में फिर से 4/3 से अपना मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। अब थ्री से ये तुम्हारा चला जाएगा, 1,000 हो जाएगा। अब ये तुम्हारा डेसिमल में आएगा, तो वो अपना कर लेंगे हम। ये कितना हो जाएगा? 64,000/3। ये तुम्हारा अमाउंट हो गया। इंटरेस्ट कितना होगा? इसमें से तुम 9,000 घटा दोगे, तुम्हारा इंटरेस्ट मिल जाएगा। तो 27,000 और 64,000 घटा दो, कितना हो गया? 57, 47, 37। 37,000/3। ठीक है, समझ में आ रहा है ना तुम्हें कि ये फैक्टर क्या है? देखो कंपाउंड इंटरेस्ट में, एक और मैं फिर से तुम्हें इसकी पिक्चर दिखाता हूँ। कंपाउंड इंटरेस्ट में जो इंटरेस्ट है वो हर बार चेंज हो रहा है। हर बार चेंज क्या हो रहा है? वो ऐसा हो रहा है कि पहले खजाना 10% से बढ़ा, अब जो खजाना हो गया, अब वो अपने 10% से बढ़ेगा, फिर जो खजाना हो जाएगा वो अपने 10% से बढ़ेगा। समझ में आई? ये है कंपाउंड इंटरेस्ट। पहले खजाना अगर 100 किलो था, तो फिर वो एक साल में कितना हो जाएगा? 10% से बढ़ जाएगा, 1.1। अब जो खजाना होगा वो इसके 10% से बढ़ेगा, अपने 10% से बढ़ेगा, इंटू 1.1। अब जो खजाना है वो अपने 10% से बढ़ेगा, इंटू 1.1। ये बात समझ में आई? ठीक है, ये हो रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट में, क्योंकि हर बार हमें ब्याज जो है वो नए अमाउंट पे देना पड़ रहा है, इसलिए हम हर बार नए अमाउंट का ही मल्टीप्लाई 1/1 से करे दे रहे हैं। अब मुझे बताओ, अगर मैं बोलूं अगर मैं बोलूं कि एक प्रिंसिपल जो कि 3,000 है, वो 3 साल में आपका 3,993 हो जाता है, तो मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट आप बता दीजिए, आपका कितना होगा? रेट ऑफ इंटरेस्ट बता दो कितना होगा। फॉर्मूला हमें पता है, मान लो प्रिंसिपल। अब इस बार हमें वो फैक्टर नहीं पता, या फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं पता, तो फैक्टर नहीं पता, फैक्टर को मैंने एफ कह दिया। ठीक है, तो मतलब प्रिंसिपल इंटू 3 बार फैक्टर का मल्टीप्लाई होना था, ये होना था, और फिर हमें अमाउंट मिल जाना था, यही होना था। अब मुझे ये बताओ, प्रिंसिपल यहाँ कितना है? 3,000। अमाउंट कितना है? सॉरी, ये एफ को मैं एफ क्यूब लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अमाउंट कितना हो जाएगा मेरा? 3,993। वेरी गुड। एफ क्यू यहीं छोड़ो, ये 3,000 उधर जाके डिवाइड कर देगा। 3,993/3,000। अब मुझे बताओ, ऊपर नीचे ये 3 से कट रहे हैं, दोनों कट रहे हैं, गुड। तो कितना हो जाएगा? 1,331/1000। ये हो गया। अब एफ क्यू अगर इसके बराबर है, तो अब तुम अपनी नजरों को थोड़ा सा, नजरों को मतलब फोकस रखो, दिमाग को थोड़ा सा चलाओ, और तुम्हें दिख रहा होगा कि ये ऊपर वाला 11 का क्यूब है, और ये नीचे वाला 10 का क्यूब है। ठीक है, नहीं दिख रहा है तो इन चीजों की प्रैक्टिस करो। पहले 1 से लेकर 20 तक सारे स्क्वायर याद करो, और 1 से लेके मान लो 1 से लेकर 25 तक सारे स्क्वायर याद करो। नहीं, 5 तक भी नहीं, 30 तक करो। 1 से लेके 30 तक सारे स्क्वायर याद करो, 1 से लेके 15 तक सारे क्यूब याद करो। 1 से 30 सारे स्क्वायर, और 1 से 15 सारे क्यूब, ये तुम्हें करने हैं, बहुत जरूरी है।
सिर्फ इन प्रॉब्लम्स में नहीं, पूरी मैथ्स में। मैथ्स बहुत ज्यादा याद करनी पड़ती है। मैथ्स इंटेलिजेंस, तुम्हारी इंटेलिजेंस और तुम्हारी मेमोरी दोनों पे बेस्ड है, इसलिए मैथ्स बहुत हार्ड है। ठीक है, और कोई रीजन नहीं है कि मैथ्स के हार्ड होने का। तुम फैक्ट्स याद कर लेते हो कहीं और से, इजीली कर लोगे। तुम इंटेलिजेंट या चालाकियां कहीं और कर लेते हो, वो भी हो जाती है, बट दोनों तुम्हारे कंबाइन होते हैं मैथ्स में। तो तुम्हें सिर्फ एक चीज पे नहीं चलेगी तुम्हारी मैथ्स, दोनों चीज पे चलेगी, मेमोरी पे और तुम्हारी इंटेलिजेंस पे। तो प्लीज अपनी मेमोरी के लिए भी उन चीजों को याद करें जिनका यूज बहुत बार होता है। अब देखो, एफ क्यू बराबर हो गया 11 क्यूब अपॉन 10 क्यूब। अब ये हो जाएगा 11/10 का होल क्यूब। अब मुझे बताओ, अगर एफ क्यू 11/10 के होल क्यूब के बराबर है, मैं दोनों साइड क्यूब रूट ले लूं, तो एफ की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 11/10 आ जाएगी। एफ क्यूब, सॉरी, एफ की वैल्यू आ जाएगी, एफ की वैल्यू 11/10 लिखूं या फिर 1.1 लिखूं, एक ही बात है। अब मुझे जब इतना मिल गया, एफ ही मिल गया, तो मुझे सामने दिख रहा है कितने परसेंटेज है? 10% है। 1.1 कितना होता है? 10%। या फिर 11/10 में कितना एक्स्ट्रा? 11/10 में 1 + 1/10, तो यही तो बात है। और 1/10 कितनी परसेंटेज होती है? 10% होती है। जो हम अभी तक 10% से ये 1.1 बना रहे थे या फिर 11.1 बना रहे थे, अब वहां से हमें उल्टा 10% पे जाना है। ठीक है, जैसे मुझे बताओ 1.12 कितने परसेंटेज से बढ़ रहा है? अगर इस फैक्टर से कोई चीज बढ़ रही है तो वो कितने परसेंटेज से बढ़ रही है? वो 12% से बढ़ रही है, राइट। अगर मैं बोलूं 1.23, अगर इस फैक्टर से कोई चीज बढ़ रही है तो वो कितने परसेंटेज से बढ़ रही है? इस फैक्टर से बढ़ रही है, मतलब कितनी हो जा रही है, तो वो कितने परसेंटेज से बढ़ रही है? 23% से बढ़ रही है। ठीक है, फ्रैक्शन में लिखना है तो इन दोनों को लिख सकते हो, 12/100 जो भी तुम्हारा रिड्यूस करके आएगा, यहाँ 23/100 जो भी रिड्यूस करके आएगा, ये तो रिड्यूस होगा नहीं, यही हो जाएगा आपका 3/25 फैक्टर। ये सिर्फ मैं तुम्हें बता रहा हूं, करना तुम्हें उतना ही है जितना तुमसे पूछा जाए। अब चलो, अच्छा ऐसा ही है कि इन हाउ मेनी ईयर्स, ठीक है, इन हाउ मेनी ईयर्स, कितने साल में, इन हाउ मेनी ईयर्स, कितने साल में जो 10,000 रुपए हैं विल बिकम 133,100 एट कंपाउंड इंटरेस्ट रेट ऑफ 10% पर एनम। ये है आपका क्वेश्चन। बताओ, कितने साल में 10,000 रुपए जो है वो आपके ये बन जाएंगे? 1,33,100 रुपए। 10,000 रुपए है, फॉर्मूला में पता है कि प्रिंसिपल में। अब यहाँ फैक्टर क्या है, कितने फैक्टर से बढ़ रहा है प्रिंसिपल हमारा? 1.1 से। तो 1.1 इंटू 1.1 बराबर कितना हो रहा है? 133,100। इसी के बराबर हो रहा है। ओहो ओहो, सॉरी 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 सॉरी, टाइम तो हमें दे नहीं रखा ना, सिर्फ हमें फैक्टर दे रखा है। तो फैक्टर जितने टाइम्स आता है वो क्या होता है? एक्चुअल में वही तो होता है जितने टाइम पीरियड है, जितने ईयर्स हैं। तो मैं बोल दूं 1.1 की पावर एक्स बोल दूं, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। एक्स मुझे निकालना है, या फिर मैं से टी बोल दूं तब भी कोई दिक्कत नहीं है, एक ही बात है, एक्स निकालो टी निकालो। 1.1 की पावर एक्स का रिप्रेजेंट कर रहा है कि इतने साल तक वो फैक्टर उसमें मल्टीप्लाई हुआ है, तो हम उतने ही साल निकाल निकाल रहे हैं। तो 1,000 इंटू 1.1 की पावर 1.1 की पावर टी। अब 1,000 इधर ले आओ, 1,000 नहीं, सॉरी 10,000 है, ठीक है, ये भी 10,000 है। तो 10,000 तुम इधर ले आओ अपना, तो ये हो जाएगा आपका वन 10,000 नहीं है, वही मैं सोचू क्योंकि इसमें कटेगा नहीं ना, ये 1 लाख है। 1 लाख है, 1 लाख जो है वो इतने में हो रहा है, 1,33,100 रुपए, 1 लाख। अब ठीक है, अब हो जाएगा। अब
क्योंकि ये ऐसा है ना कि देखो, सवाल हमें फंसाने के लिए नहीं है, सवाल ये चेक करने के लिए है कि हम जो पढ़ के आए हैं वो कितना अच्छा पढ़ के आए हैं, कितनी जल्दी सॉल्व कर पा रहे हैं। ठीक है, चाहे एसएससी हो चाहे ईपीएफओ, बेसिक थोड़ा ऐसी ऐसे सॉरी ईपीएफओ थोड़ा सा आपका कॉन्सेप्ट चेक कर लिया जाएगा, तो उसके लिए मैं पूरा वो करा ही रहा हूँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एसएससी में स्पीड चाहिए, वो भी ऐसे ही आ जाएगी आपकी। चीजें समझो प्रैक्टिस करो, चीजें समझो प्रैक्टिस करो ना। और जब ऊपर वाले ने पेट दिया है तो खाना भी देगा, वैसी वाले होते हैं ये सवाल। यही सोचिए तुम सवाल क्या करो कि अगर उसने सवाल दिया है, तो अगर एसएससी में दिया है तो मतलब उसने कुछ ऐसा तरीका भी दिया होगा जो कम टाइम में सॉल्व हो रहा है, और ईपीएफओ में दिया है तो हो सकता है थोड़ा टाइम ज्यादा लगा हो, बट उन्होंने फिर टाइम तुम्हें ज्यादा दिया है। ठीक है, तो 133100 अपॉन 1 लाख। अब इसमें से दो जीरो कट जाएंगे, आपके बचेंगे ऊपर 1331, और ये तो हमारे पिछले वाले सवाल की तरह ही हो गया, 1.1 की पावर टी। और ये ऊपर देखो 11 क्यूब, नीचे देखो 10 क्यूब, मतलब 11 क्यूब अपॉन 10 क्यूब, बोले तो 11/10 का होल क्यूब। अब 1.1 की पावर टी, और यहाँ पे 11 की पावर टी, 11/10 की पावर टी। अब देखना 1.1 की पावर टी और 11/10 को मैं 1.1 लिख सकता हूँ, 1.1 की पावर 3 टी नहीं। अब नीचे बेस सेम है, 1.1 1.1 बेस सेम है, इसका मतलब पावर भी सेम होनी चाहिए, मतलब कि टी की वैल्यू 3 के बराबर। हो गया अपना गेम। ठीक है, और और क्या दे सकता है हमें, देखने दो। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा वैल्यू थोड़ी चेंज दे देगा, जैसे हमें रिड्यूस करना पड़ेगा। बोल रहा है कि भैया, पूछ रहा है सवाल, सवाल पूछ रहा है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें बताइए, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें बताइए, या फिर कंपाउंड, कंपाउंड है कहीं ना कहीं उसने यूज किया हुआ। अब वो बोल रहा है हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट बताइए आप, अगर अगर आपके 1600 रुपए, 1600 रुपए अगर आपके 1852.20 रुपए हो जाते हैं 3 सालों में, कितने सालों में, 3 सालों में, तो आप मुझे बता दो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। जादू, 3 साल है। अगर हमें फैक्टर पता चल गया तो फैक्टर से हम पहुंच जाएंगे हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। हमें निकालना क्या है, पहले फैक्टर निकालना है। फैक्टर निकालने के लिए क्या काम करना है, दिख रहा है हमें, 1600 इंटू फैक्टर, 3 साल है तो फैक्टर इंटू फैक्टर इंटू फैक्टर, मतलब फैक्टर क्यूब बराबर 1852.20। अब देखो यहां तुम्हारा दिमाग कहाँ चलेगा, यहां तुम्हारा दिमाग बस वहां चलेगा कि तुम्हें, अब अगर एफ क्यूब है, अब ये 1600 नीचे आएगा, एफ क्यूब तुम्हारा 1600 नीचे आएगा। अब तुम्हें ऊपर नीचे ऐसी वैल्यू बनानी है जो कि किसी का क्यूब हो। ठीक है, अब मुझे तुम ये बताओ, नीचे पहले देखो, ऊपर तो थोड़ा पहचानना मुश्किल है कि यार क्यूब बनाने के लिए मैं क्या करूं, मुझे नहीं पता, क्योंकि अगर क्यूब क्यों बनाना है, क्योंकि यहाँ पे F3 है, F की पावर 3 है, तो मैं अगर यहाँ ऊपर नीचे क्यूब बनाने पड़ेंगे मुझे, क्योंकि उसके बाद ही मैं कुछ होल की पावर क्यूब लिख पाऊंगा, फिर जो होल के अंदर जो आएगा, मतलब जो अंदर आएगा वही F की वैल्यू होगी, जब दोनों साइड में क्यूब रूट लूंगा। तो मुझे क्यूब बनाना इसलिए जरूरी है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स बहुत इजी होगा कि हम क्यूब बना पाएंगे अपना, रिड्यूस करके या कुछ भी करके। तो पहला काम तो तुम कर लिया करो कि रिड्यूस करके देख लिया करो। ठीक है, अब ये बताओ 1600 तुम्हें पता है किसी का क्यूब तो नहीं है, बट स्क्वायर स्क्वायर है। अब मैं इसको अगर क्यूब बनाना हो तो 64, हाँ एक काम कर सकता हूँ। अब देखना, अगर मैं ऊपर नीचे 5 5 से डिवाइड कर दूं, 5 5 से क्या, मैं 25 से डिवाइड कर दूं, तुम्हें ऊपर ऊपर वाला दिख रहा है, तुम्हें 25 से डिवाइड हो रहा है, डेसिमल में है, बट डेसिमल समेत पूरा 25 से डिवाइड हो रहा है। जब हमने अपना डिविजिबिलिटी टेस्ट पढ़ा था तो हमें पता था 25 से कैसे डिवाइड देखते हैं, अगर लास्ट की दो वैल्यूज 25 से डिवाइड हो रही हैं तो वो नंबर पूरा 25 से डिवाइड हो रहा है। यही क्या था, 5 के लिए क्या देखते थे, लास्ट की एक डिजिट, 25 के लिए क्या देखते थे, लास्ट की 2 डिजिट, 125 के लिए क्या देखते थे, लास्ट की 3 डिजिट डिविजिबिलिटी टेस्ट में। 5 की पावर 1 है ये, 5 की पावर 2 है ये, 5 की पावर 3 है। अब ऊपर नीचे अगर मैं 25 से अब मैं कर क्यों रहा हूँ 25 से डिवाइड, क्योंकि मुझे पता है कि जो यहाँ पे 1600 है,
16 तो 16 ही रहेगा। जैसे 100 है ना, ये 25 से कट के मुझे 4 देगा, और मुझे पता है 16 × 4 हमारा 64 होता है। वो एक क्यूब बन गया, वहां से मेरा काम इजी हो जाएगा। ठीक है। या फिर मैं एक काम, देखो, एक काम मैं और कर सकता हूँ। मैं ऊपर नीचे 1000 बना सकता हूँ, बट वो थोड़ा मुश्किल पड़ेगा यहाँ, वो नहीं बनाते, छोड़ो। क्योंकि ऊपर ना फिर मुझे ऊपर नीचे 16 से डिवाइड करना पड़ेगा, और ये 16 से डिवाइड होगा नहीं। छोड़ो, कोई बात नहीं। अब मैं ये तो देखा कि ऊपर नीचे 25 से डिवाइड हो रहा है, और 25 से डिवाइड करूंगा तो नीचे 64 बन जाएगा, ऊपर जो भी देखते हैं क्या बनेगा। ऊपर 25 से डिवाइड किया तो मैंने पता किया कि 7 और 102 मतलब 4.1, 74.1। पर ये भी क्यूब, किसी का क्यूब तो होता नहीं है यार। अब नीचे तो हमारा क्यूब बन गया। रुकना 1 मिनट। 25 से 175, ठीक है, 102 से 4, 74.1, 64। अगर मैं इसको फैक्टराइज करूं, आई डोंट थिंक कि यार किसी का क्यूब होता है, क्योंकि हमें पता है 9 का क्यूब तो हमारा 729 होता है। ठीक है। इसको मैं फैक्टराइज कर लेता हूँ, पता तक तक मुझे आइडिया लग जाए यार कि क्यूब रूट निकालना कैसे है। 3 से ये हो जाएगा हमारा 2, 4, 7। अच्छा, फिर किससे हो रहा है ये? 13 से हो रहा है। 13, 1 और 9, और ये फिर 19 से हो रहा है। ये तो बड़ा बवाल है यार। तो इसके लिए फिर, अच्छा 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 अच्छा, ओहो ओहो, मैंने, सॉरी यार। ये है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हमने क्या गलती कर दी? मैंने वही मैं कहूँ यार, ये तो ऐसे होगा ही नहीं, बहुत लंबा पड़ जाएगा। और जब ऊपर वाले ने, यहाँ तो लग ही नहीं रहा, ऊपर वाले ने बस पेट ही पेट दिया, खाना तो दिया ही नहीं, क्योंकि हमने देखने में गलती कर दी। तुम लोगों ने नोटिस कर ली होगी, और तुम लोग शायद सॉल्व भी कर चुके होगे। कहाँ गलती करी है? ये 50 कहाँ से हो गया भाई? ये तो 20 होगा। ठीक है, यहाँ तो 20 ही लिखा है, यहाँ भी 20 लिखा है। अब देखो, अब 25 से डिवाइड हो नहीं रहा। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ? ऊपर नीचे अगर मुझे क्यूब बनाना है, तो मुझे पता है कि अगर मैं नीचे 8000 बना लूं, तो मैं बन जाएगा क्यूब। 8000 क्यूब होगा। कितने का क्यूब होगा ये? 20 का क्यूब होगा। होगा। तो नीचे ऊपर, ऊपर नीचे 8000 बनाने के लिए मुझे यहाँ 5 से गुणा कर दूं, और यहाँ भी 5 से गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ 5 से जब गुणा करोगे तो आपका हो जाएगा 1800 से 9000, और 520 से 260, 9260.1, सॉरी एक, 9200, सॉरी 9261। ये हो जाएगा ऊपर, और नीचे हो जाएगा 8000। अब ये बताओ, अब ये तुम्हें निकालना है ये किसका क्यूब रूट होता है। तो अपना देख लो, क्यूब होता है। ये किसी न किसी का निकल आएगा, क्योंकि यहाँ पे नीचे हमने क्यूब रूट बना लिया है, क्यूब बना लिया है। तो 9 to 6 में जब तुम निकालोगे, तो प्राइम फैक्टराइजेशन से तो निकल के आएगा कि 21 का क्यूब है। ओके। तो वहां से आंसर हमारा आ जाएगा। अब तुम्हें लग रहा है कि इसमें से छोटा मेथड कोई है, तो सॉरी, कोई भी नहीं है। ये चीज छोटी तभी होगी जब तुम्हारा प्रैक्टिस बहुत ज्यादा है। ठीक। तो अपनी प्रैक्टिस करते रहना, वरना ये चीज अगर तुम्हारे थोड़े दिमाग से कटी, तो थोड़ी मुश्किल हो सकती है। इसलिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, कि हाँ, क्यूब वगैरह, क्यूब रूट अपने कैसे, क्यूब रूट कैसे निकालते हैं, और ये सब ट्राई करते रहना। अब और सवाल बताओ। आपका अगला सवाल है। अच्छा, ये बोल रहा है कि 6,000 रुपए हमने SI, सिंपल इंटरेस्ट के उस पे इन्वेस्ट किए 2 साल तक, 2 इयर्स तक। तो हमें मिले 1200 रुपए सिंपल इंटरेस्ट। कितना इंटरेस्ट मिला सिंपल इंटरेस्ट? 1200 रुपए। अब वो बोला है, अगर यही अमाउंट, जो कि 6,000 रुपए है, इज इन्वेस्टेड एट द सेम रेट, इसी रेट पे, इसी, अभी रेट तो हमें पता ही नहीं है, वो तो हमें यहां से निकालनी पड़ेगी कितनी रेट है। उसी रेट पे अगर हम इन्वेस्ट करें, तो हमें 2 साल में कितना मिलेगा, हमें ये बता दो।
उसमें हाफ ईयरली लिखा है, इसलिए मैं भी हाफ ईयरली वाले नहीं करा रहा, हाफ ईयरली वाले में बाद में कराऊंगा। तो मुझे बताओ कि उसी रेट पे 2 साल तक अगर ईयरली ही इस पे निकाला जाए तो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट कितना निकल के आएगा। पहले इंटरेस्ट निकाल ली ऊपर वाले से। अब मुझे पता है 2 साल में 1200 रुपये हुए हैं, तो हर साल कितने हुए होंगे, 600 रुपये। ईच ईयर अगर 600 रुपये कमाए, अब 600 रुपये 6,000 का कितना होता है, 10% होता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट तो ये निकल आई हमारी डायरेक्ट, 10%। अब 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट तुम्हें निकालना है, तो पहले कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए तुम्हें अमाउंट निकालना पड़ेगा। अमाउंट के लिए क्या करोगे, इंटू 1.1 एक साल में हो जाएगा, इंटू 1.1 2 साल में अमाउंट हो जाएगा टोटल। 2 साल में इतना अमाउंट हो गया, मतलब 6,000 इंटू 1.1 इंटू 1.1 होता है 1.21, 11 का स्क्वायर करोगे 121, और 2 डेसिमल लगा दो दो के आगे, क्योंकि 1.1 इंटू 1.1 हो रहा है। अभी हो जाएगा तुम्हारा 60 इंटू 121, बोले तो 726, 7260 रुपये आपका। वो हाँ, ये तो अमाउंट हो गया आपका। ठीक है, अगर ये अच्छा, उसमें कंपाउंड, ठीक है ठीक है, उसमें हाफ ईयर लिए, मैंने कहा आंसर क्यों लगा रहा है। अब ये 7250 रुपये है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 7250 में से अपना 60,000 6,000 रुपये घटा देंगे, और आ जाएगा आपका 1260। ठीक, इजी। अगला। हाँ, अब देखो वहां पे हमें सिंपल सिंपल इंटरेस्ट का सिनेरियो दे रखा था, फिर कंपाउंड इंटरेस्ट वाले सिनेरियो में कुछ पूछ लिया था। अब यहाँ पे तुम्हें कंपाउंड इंटरेस्ट का सिनेरियो दे रखा है नहीं, ये सवाल मैं नहीं कराऊंगा तुम्हें। if the difference between the compound and the simple interest on a certain sum of money for 3 years at 3% per annum is 15.2, oh, sorry, ये वाला भी नहीं, छोड़ो, ये कल कराएंगे हम। अच्छा ठीक है। एक अमाउंट, एक अमाउंट एक्स कह लो, पी कह लो, एक अमाउंट जो कि इट ग्रोज टू 1.44 टाइम्स इट्स वैल्यू इन 2 years। ये क्या बोल रहा है कि एक प्रिंसिपल है, वो 1.44 टाइम्स हो जाता है अपने 2 सालों में। कितने सालों में, 2 years में, ये बोल रहा है। ठीक है, 2 सालों में वो 1.44 हो जाता है, 4 टाइम्स। If the same sum is lent at simple interest at the same rate, in how many years would it double itself? बहुत प्यारा सवाल है, पर बहुत सरल सवाल है। वो बोल रहा है अगर यही सेम सम इसी सिंपल इंटरेस्ट, मतलब इसी रेट पे, जो रेट हम यहां से निकालेंगे, उसी रेट पे कितने सालों में डबल हो जाएगा, मतलब तुम्हें ईयर्स पता करते हैं, कितने सालों में डबल हो जाएगा, ये पूछा है। ठीक है, पी से 2p हो जाएगा, मतलब कितना इंटरेस्ट कमा लेगा, पी कमा लेगा, क्योंकि ये 2p तो फाइनल अमाउंट है, तो इंटरेस्ट कितना कमाया उसने, पी। पी प्रिंसिपल था, पी में पी जुड़ा, 2p मिल गया। अब पहले उसके लिए हमें ये टीएस निकालने पड़ेंगे। ठीक है, कि कितने, सॉरी, पहले उसके लिए R% निकालनी पड़ेगी, और हमसे पूछा टीएस है कितने साल में वो अपना दोना हो जाएगा। अब मुझे बताओ R% कैसे निकालेंगे, ऊपर मुझे एक सिनेरियो दे रखा है। ऊपर सिनेरियो क्या बोल रहा है कि पी जो है वो अपना कितना हो जाता है, 1.44 टाइम्स हो जाता है, मतलब इतना अमाउंट हो जाता है फाइनल। फैक्टर मान लो हमारा एफ है, तो एफ कितने साल में हो रहा है, 2 सालों में हो रहा है, तो मैं एफ इंटू एफ ले सकता हूँ, या फिर एफ स्क्वायर ले सकता हूँ। ये बात समझ में आई। क्या प्रिंसिपल का अगर मैं मल्टीप्लाई एफ स्क्वायर से करूँ तो मुझे ये मिल रहा है, क्वेश्चन ने यही बोला है मुझसे, क्या प्रिंसिपल इनटू प्रिंसिपल, सॉरी, फाइनल अमाउंट जो है वो मेरा इतना है, वो ये बोल रहा है एक प्रिंसिपल इतने टाइम्स हो जाता है अपना। तो अमाउंट मैंने यहाँ लिख लिया, प्रिंसिपल यहाँ लिख लिया, 2 साल है तो फैक्टर इंटू फैक्टर कर लिया, जो कि फैक्टर स्क्वायर बन गया। अब यहाँ से पी तो पी कट जाएगा, पी से पी तो, अब बचा क्या, एफ स्क्वायर 1.44। अगर मैं 1.44 को 144/100 लिख लूं तब भी एक ही बात है। और वैसे तो जैसे पता है कि 1.44 किसका स्क्वायर है, मतलब 144 किसका स्क्वायर है, 12 का स्क्वायर है, 12 का स्क्वायर 144 है। तो या तो मैं इसे डायरेक्टली ले सकता हूँ,
कि ये 1.2 का स्क्वायर है। या फिर अगर मैं नया हूं, नया बच्चा हूं, मुझे नहीं समझ में आ रहा कि यार कितना डेसिमल कहाँ कितना आएगा, तो मैं क्या करूंगा, डेसिमल को पहले हटा लूंगा, तो नीचे 100 आ जाएगा, मतलब 144/100। बट मैं कितना भी नया बच्चा हूं, मुझे ये पता होना चाहिए कि 144 किसका स्क्वायर होता है, 12 का। 100 किसका स्क्वायर होता है, 10 का। अब इसे तो मैं लिख सकता हूं ना, इसे मैं क्या लिख सकता हूं, 12/10 का स्क्वायर, ये लिख सकता हूं। अब एफ स्क्वायर किसके बराबर है, 12/10 के स्क्वायर के। दोनों साइड स्क्वायर रूट लोगे, क्या बचेगा तुम्हारे पास, एफ बराबर 12/10 इक्वल्स टू। अब मुझे यहां से तुम बता दो, इस फैक्टर को देख के क्या लग रहा है, अगर मैं इसे उसमें डेसिमल में लिखूं 1.2, डायरेक्टली बता दोगे कितना है, 20% है तुम्हारी रेट ऑफ इंटरेस्ट। यहां से भी तुम्हें दिख रहा है 12/2 है, मतलब 2/10, सॉरी 12/10 है, मतलब कि 2/10 एक्स्ट्रा है, और 2/10 फ्रैक्शन में है, तो वो परसेंटेज में कितना होगा, 20% होगा। हमें कन्वर्ट करना आना चाहिए, मैं रेशियो प्रोपोर्शन के टाइम पे भी बताया था, सब एक ही चीज है, रेशियो, फ्रैक्शन और परसेंटेज, ये तीनों एक ही बात है, तीनों को आपस में कन्वर्ट करना हमें हमेशा आना चाहिए। इसकी प्रैक्टिस खूब करो, ठीक है। 20% रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल आई। अब 20% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, चलो अगले पेज पर बताता हूँ। तो अब वो बोल रहा है कि भैया पी, 2p कितने साल में हो जाएगा, अगर 20% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो हमें पता है यार हर साल इसका 20% बढ़ रहा है, तो 5 साल में इसका 100% बढ़ जाएगा। 20% बढ़ेगा पहली साल, फिर 20% बढ़ेगा पहली साल, फिर 20% बढ़ेगा अगली साल, फिर 20% बढ़ेगा अगली साल। और ये सिंपल इंटरेस्ट की बात है, तो हर बार पी का सेम अमाउंट बढ़ रहा है। तो बस, अगर 100 रुपए थे यहाँ पे शुरुआत में, पहली साल 20 आए, फिर 20 आए, फिर 20 आए, फिर 20 आए, फिर 20 आए, 5 साल में 100 रुपए और आ गए, तो मतलब 5 साल में हमारे पास 200 रुपए हो गए। तो टाइम पीरियड कितना हो गया, 5 इयर्स। अगर ऐसे भी नहीं करना था, फॉर्मूले से ही करना था, तो मुझे बताओ, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। सिंपल इंटरेस्ट उसने कमाया कितना, पी तो कमाया, क्योंकि अगर दोगुना हो गया अमाउंट जो खुद का, तो उसने सिंपल इंटरेस्ट कितना कमाया होगा, पी कमाया होगा। तो पी से पी कट ही आएगा इधर। अब बचा आर इंटू टी, आर हमें पता है 20 है, टी हमें निकालना है, टी 100 ये रहा, यहाँ पे बचेगा 1। तो टी, अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई है, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 100 ऊपर चला जाएगा, 1 इंटू 100 हो जाएगा, और 20 नीचे आ जाएगा, 20 से डिवाइड करेंगे, और 20 से ही आपका 5 टाइम्स चला जाएगा। तो 1 इंटू 5, 5 टाइम पीरियड कितना आएगा, 5 इयर्स। आ गया बिल्कुल समझ में तुम्हें। अब देखो, इतना हमने आज किया कंपाउंड इंटरेस्ट का, ये तुम्हें समझ में आ गया, तुमने इस पे थोड़ी सी भी प्रॉब्लम्स कर ली ना, मजा आ जाएगा तुम्हें, और तुम्हें जो धीमे धीमे ये सारी बात समझ में आएगी। मैं जो ये बात पढ़ा रहा हूँ ना, ये तुम्हारे और चैप्टर में भी काम आएगी, इसलिए हर चीज ना प्रैक्टिस खूब करते रहना, समझ में भले एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, 10 बार में ना आए, बट प्लीज प्रैक्टिस जरूर करना, ताकि जब आए ना तो गेम एकदम खुल जाए कि हाँ यार। पर इस चैप्टर में भी यही लग रहा है, क्योंकि जब तुम मिक्सचर पढ़ोगे तब रियलाइज करोगे, अरे ये तो कंपाउंड इंटरेस्ट ही है, बस यहाँ पे पैसों की जगह हम लिक्विड में डील कर रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए अपना पढ़ते रहना। अब जब तुम एलिगेशन पढ़ोगे तो तुम समझ में आएगा, अच्छा एवरेज, एवरेज का शॉर्ट तरीका एलिगेशन होता है। तो बहुत सारे चैप्टर तुम्हारे ऐसे ही कम हो जाएंगे अगर तुम्हें कॉन्सेप्ट आता है। ठीक, तो ये हो गया हमारा आज का सेशन। अब हम अगले सेशन में मिलेंगे। जो तुम में ये प्रॉब्लम जो मैंने कराई है ना, इन्हें ही दोबारा करना। अगर तुमसे ये नहीं हुई पहली बार में, तो प्लीज याद कर लो इन प्रॉब्लम्स को। ये तुम्हें अगर प्रॉब्लम्स याद हो गई तो तुम्हें तरीका याद हो गया, तरीका याद हो गया ना, तो कोई प्रॉब्लम तुम्हारे लिए मुश्किल नहीं होगी करना। आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। कंपाउंड इंटरेस्ट पे ही हम आगे करेंगे, ताकि तुम लोगों के दिमाग में अच्छे से बैठ जाए। बाय।